नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अक्टूबर 2021 की मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर के आ चुका हूं मैं आपके सामने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस बार वीडियो में एक और इम्प्रूवमेंट किया गया है, बहुत ही खास इम्प्रूवमेंट। जो ये वन लाइनर टाइप के कुछ चीज़ें होती हैं जिनको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, जैसे कि सैन्याभ्यास हो गए, पुस्तकें और लेखक हो गए, या फिर डे एंड थीम हो गया, इन सबको मैं आपको वीडियो के एंड में भी याद करवा दिया हूं एक साथ में। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा उन सब चीज़ों का, यानी सिर्फ क्वेश्चंस के माध्यम से आप एक दो जो तैयार कर पाते थे, अब की वीडियो में अब से आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा दिया जाएगा एंड में उसको, जिसमें ना सिर्फ इस महीने के सैन्याभ्यास और ब्रांड एम्बेसडर वगैरह होंगे, बल्कि पूरे के पूरे पिछले बहुत सारे महीनों के उसमें रिवीजन कराए गए होंगे। पूरा 2021 तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ पिछले 6 से 7 महीनों के उसमें मिल सकते हैं आपको कंटेंट। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की ये डिटेल वाली पीडीएफ और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। इसी ऐप पर दोस्तों हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज आए हुए हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। अभी दीपावली तक खास ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का आप फायदा भी उठा सकते हैं। सभी ई बुक्स पर, मॉक टेस्ट पर और कोर्सेज पर अभी ऑफर चल रहे हैं दीपावली तक, तो आप इनका जरूर फायदा उठाइए। एक बार जाइए, चेक कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। सिर्फ 399 में पूरा डिटेल के साथ दोस्तों आपको मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो, नोट्स, क्विज, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। इसके साथ करंट अफेयर की ई बुक वगैरह भी फ्री में दी जाएंगी, तो आप इसको ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने। अक्टूबर मंथ की सबसे बड़ी न्यूज है ये, अक्टूबर 2021 की, कि आईपीएल जो यहाँ पर आयोजित हुआ इसका फाइनल हो गया है, क्योंकि 2 स्टेज में एक बार जाकर के ये हुआ। चेन्नई सुपर किंग चौथी बार फाइनल जीती हुई है, चौथी बार इसने जीता है, और कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके फाइनल में इसने जीता हुआ है ये फाइनल मैच। आईपीएल का ये 14वां संस्करण था 2021 वाला, और इसको स्पॉन्सर किया था वीवो ने। तो हम लोग कहेंगे वीवो आईपीएल था ये, वीवो आईपीएल 14 था 2021 का। इसमें ऑरेंज कैप दिया जाता है दोस्तों, और पर्पल कैप दिया जाता है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको मिलता है। तो सबसे ज्यादा रन बनाया ऋतुराज गायकवाड़ ने, 635 रन बनाया था उन्होंने, और इस रन के साथ वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और वो ऑरेंज कैप के विजेता बने। पर्पल कैप हर्षल पटेल पाए हैं, जिन्होंने 32 विकेट लिए हैं, सबसे ज्यादा विकेट। किसी एक आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट 32 विकेट ही है। अभी तक ड्वेन ब्रावो के नाम हुआ करता था, अब हर्षल पटेल भी उनके साथ में साझेदारी निभाएंगे। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच फाफ डू प्लेसिस ने जीता। चेन्नई सुपर किंग के ही ये खिलाड़ी हैं फाफ डू प्लेसिस, 86 रन इन्होंने बनाए हुए थे। चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार जीते हैं। कब कब? 2010, 2011, 2018 और 2021 में आईपीएल का खिताब जीता है इन्होंने। आईपीएल से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। एक तो सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीता है मुंबई इंडियंस की टीम ने, दूसरा कि अब से आईपीएल में 10 टीमें खेला करेंगी। 2 टीमें और जुड़ी हैं, अहमदाबाद और लखनऊ। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ए.के. गोयल। ए.के. गोयल दोस्तों आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ये वर्तमान में यूके बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये राज किरण राय की जगह पर नियुक्त किए गए हैं, जो कि यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो इनको दोस्तों अब बना दिया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है? ये दोस्तों बैंकों के लिए एक संघ है, समझ लीजिए एक प्रकार से संघ के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इनको बनाया गया है अध्यक्ष। इसके अलावा देखिए दिनेश कुमार खारा जो कि एसबीआई के चेयरमैन हैं, एलवी प्रभाकर केनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, राकेश शर्मा जो कि आईडीबीआई बैंक के एमडी हैं, इनको डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्लियर है? और माधव नायर को आईबीए का मानद सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ नियुक्तियां हुई हैं आईबीए से रिलेटेड, इसको आपको याद रखना है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1946 को। सदस्य बैंक हैं इसकी 250, तो 250 बैंकों को रिप्रेजेंट करता है आईबीए, जिसके अध्यक्ष बनाए गए ए.के. गोयल। अगला क्वेश्चन, द नेटवर्क कर्स पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो द नेटवर्क कर्स की पुस्तक जो है दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष की ये पुस्तक है, इन्होंने लिखा हुआ है। अभी एंड में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वीडियो के एंड में आपको पुस्तकों, लेखक, ब्रांड एम्बेसडर, दिवस, थीम, सैन्य अभ्यास, ये सब का रिवीजन करवाया जाएगा एक साथ। तो आप लोग वीडियो को बस एंड तक देखते जाइए। अमिताभ घोष जी की ये पुस्तक है, बहुत ही जाने माने ये राइटर हैं। ये डैन डेविड पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है।
और इनको 54वां ज्ञानपीठ मिला था अंग्रेजी भाषा के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अभी इनकी एक जंगलनामा नाम की एक ऑडियो बुक रिलीज हुई थी, जंगलनामा। तो याद रखिएगा, जंगलनामा जो थी वो ऑडियो बुक थी। इनकी कुछ और पुस्तकें शैडो लाइन्स, द ग्लास प्लेसेस, सी ऑफ पपीज, रिवर ऑफ स्मोक और द हंग्री टाइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है दोस्तों 16 अक्टूबर को। तो इस बार भी 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्थापना दिवस पर उसी के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। दुनिया भर में हमारे जीवन काल में भूख को मिटाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अगर UNFAO के बारे में पूछा जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, इटली में। अच्छा, इटली में अभी G20 का समिट भी तो हुआ है, ये भी आपको याद रखना है इस बार का। क्यू डोंग्यू जो है वो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु, जो बच्चों को कोविड का टीका लगाने के लिए मंजूरी दे दिया है। ये टीका कौन सा होगा? ये टीका दोस्तों कोवैक्सीन होगा। ये वैक्सीन जो होगी ये कोवैक्सीन होगी। कोवैक्सीन आपको तो पता है किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन है। तो 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को टीके के लिए मंजूरी तमिलनाडु राज्य में मिल चुकी है। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने वाला भी पहला राज्य तमिलनाडु ही बना था। और पहला देश अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे क्यूबा। क्यूबा एक ऐसी कंट्री है जो बच्चों को टीका लगाने के लिए सबसे पहले मंजूरी दी है दुनिया में। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व सैन्य गश्त के ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों भारत ने जीत लिया है स्वर्ण पदक विश्व सैन्य गश्त के ओलंपिक में। गोल्ड मेडल इंडिया के आया है। इंडिया की सेना ने जीता है गोल्ड मेडल। ये एक प्रकार से दोस्तों सेनाओं के बीच में ओलंपिक होता है, ठीक है। एक कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास होता है जिसे विश्व सैन्य गश्त ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आयोजन अभी ब्रिटेन वेल्स में किया गया था, ठीक है, 13 से 15 अक्टूबर के बीच में। तो वहां पर भारत को रिप्रेजेंट करने गई थी 4x5 गोरखा राइफल्स। तो उसने जीत लिया है दोस्तों ये गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जोनास गहर स्टोर दोस्तों बन गए हैं नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये है जोनास गहर स्टोर। तो ये नॉर्वे के लेबर पार्टी से है और ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो, जिसके द्वारा दोस्तों दी जाती है शांति की नोबेल प्राइज, ठीक है। शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है जो कि ओस्लो में स्थित है। नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया? तो दोस्तों माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदला गया है, अब इसका नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये अंडमान और निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है, लेकिन अब इसका नाम माउंट मणिपुर क्यों रखा गया है? इसके पीछे का एक इतिहास है। इतिहास क्या है कि पहले मणिपुर के एक राजा हुआ करते थे, महाराजा कुलचंद ध्वज सिंह। तो इनको दोस्तों अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और ले जा करके यहाँ पर आइलैंड पर अंडमान निकोबार में, इसी जहाँ पर ये अब नेशनल पार्क है वहाँ पर इन्होंने इनको कैद कर दिया था। 22 और भी स्वतंत्रता सेनानियों को इन्हीं के साथ कैद किया था। तो मणिपुर के क्योंकि ये राजा थे तो इनके सम्मान में उस नेशनल पार्क को, जो कि अब माउंट हैरियट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था अभी तक, अब उसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया है। कुछ दिन पहले ही अभी एक न्यूज आई थी कि उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट मिलते हैं, 2 नए नाम जो बदले हुए हैं इनको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर इमेज देख लीजिए, ये था माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नाम हो गया है चेंज। अगला क्वेश्चन, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख। वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो दिव्या देशमुख जो है ये ओवरऑल में 71वीं ग्रैंड मास्टर है भारत की, ठीक है, 71वीं। लेकिन महिलाओं में अगर केवल बात किया जाए तो महिलाओं में ये 21वीं ग्रैंड मास्टर है, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर है भारत की। तो इन्होंने अभी हाल ही में ये अपना खिताब जीता है, 15 वर्ष की इनकी उम्र है। पहली महिला अगर ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे सुब्बारामन विजयलक्ष्मी, सन 2000 में बनी थी, अब ये 21वीं बनी हुई हैं, ठीक है। और अगर पहला भारतीय अगर पूछा जाए ग्रैंड मास्टर तो आप बताएंगे विश्वनाथन आनंद, 1988 में बने थे और पहला खेल रत्न भी इनको मिला, ठीक है। चलिए तो अगला देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया हुआ है। कुशीनगर एक जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण हुआ है। तो इसका उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कुशीनगर में दोस्तों उद्घाटन हो जाने से जो बौद्ध भिक्षु वगैरह हैं दुनिया भर के लोग, उनको आराम से इंडिया से कनेक्ट किया जा सकेगा, ठीक है। क्योंकि कुशीनगर जो है ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीर्थ स्थल है एक प्रकार से। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, या कहें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के अब 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए हैं। इनमें से बाकी के जो 3 हैं वो तो एक तो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका पहले नाम हम लोग किस नाम से जानते थे, जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते थे, इसका भी नाम चेंज किया गया और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया, नोएडा में है उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है, बाबतपुर में। क्लियर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, डेयर टू ड्रीम 2.0 और यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 की घोषणा किसने की? तो ये अवार्ड दिया है दोस्तों डीआरडीओ ने। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस अवार्ड को प्रदान किया है राजनाथ सिंह जी ने। डीआरडीओ के द्वारा ये दिया जाता है पुरस्कार और इसको हैंडओवर किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। डेयर टू ड्रीम 2.0 और यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 के लिए यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है, जो कि दिया गया है 16 वैज्ञानिकों को। ऐसे वैज्ञानिक जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है तो उनको सम्मानित किया गया है, और वहीं 40 विजेताओं को डेयर टू ड्रीम 2.0 पुरस्कार दिया गया है। डीआरडीओ आया है, डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी डीआरडीओ से रिलेटेड इसी महीने में 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो इसने हीट अभ्यास का परीक्षण किया था, और एक इसने इस महीने में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर्ड है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, इनको दोस्तों सम्मानित किया गया है सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं बीएस येदियुरप्पा। तो इनको सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? कोविड-19 के दौरान दोस्तों इन्होंने जो भी एक्शन लिए, इन्होंने जो भी ऑर्डर दिए अपने राज्य में, कर्नाटक राज्य में कोविड-19 महामारी को फैलने से बचाने के लिए, तो उनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको सम्मानित किया गया है। इसी चक्कर में बेचारे 2 बार कोरोना संक्रमित हुए और दोनों बार बच गए। तो फिलहाल ये नहीं है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बीएस येदियुरप्पा जी ने अपने कार्यकाल के टाइम पर ही समय से पहले इस्तीफा दे दिया। नए मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं बसवराज एस बोम्मई। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर हैं रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना दोस्तों ये फोर्ब्स इंडिया के अनुसार भारत में इस समय सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई हैं। ये इमेज में दिख रही हैं रश्मिका मंदाना। इन्होंने दोस्तों समंथा जैसी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया है। विजय देवरकोंडा ये दूसरे स्थान पर हैं। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। एक और पॉइंट याद रखना है, रश्मिका मंदाना को अभी कुछ दिन पहले ही मैकडोनाल्ड इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के दूसरे क्वाड समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ? तो भारत ने एक और क्वाड ग्रुप को बनाने की घोषणा कर दी है। अब ये वाला जो क्वाड ग्रुप होगा इसमें भारत के अलावा इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात होगा। यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके होंगे करेक्ट। तो भारत का एक नया क्वाड ग्रुप होगा। आपको याद होगा पिछला वाला जो क्वाड ग्रुप था उसमें 4 देश कौन कौन से थे? उसमें अमेरिका था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था और इंडिया था। लेकिन इस बार दोस्तों कौन कौन है? इस बार यूएई है, इजराइल है और है अमेरिका। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत के साथ में। क्लियर? तो एक नया ये क्वाड ग्रुप होने वाला है। ये वाला क्वाड ग्रुप जो होगा इसका मेन पर्पज होगा आर्थिक सहयोग और व्यापार को मजबूती देना। पिछला वाला जो था वो चाइना को काउंटर करने के लिए था। ठीक है, तो दोनों उद्देश्य भी पूछा जाएगा जरूर, आप जरूर बताएंगे। ठीक है, ये वाला जो नया वाला बना है इसको लड़ने पीटने मारने से कोई मतलब नहीं है, इसको इकोनॉमी से मतलब है और ट्रेड से मतलब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों भारत के मशहूर शायर और कवि और कहें लेखक गुलजार साहब ने। गुलजार यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं।
इन्होंने ये पुस्तक अपनी लॉन्च की है, एक्चुअली आई मेट देम। इस पुस्तक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। गुलजार जी का असली नाम है संपूर्ण सिंह कौलरा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। इन्हें एक बार ऑस्कर मिल चुका है 2008 में, एक ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है जो कि संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दुनिया का। 5 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिल चुका है उर्दू भाषा के लिए। और भारत में भी सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 में मिल चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ये किस अभिनेता को दिया गया है? इनको नागरिक सम्मान में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है सन 2004 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उबेर कप 2020 किसने जीता? तो दोस्तों उबेर कप जीत लिया है चाइना ने। उबेर कप बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है और उबेर कप जो होता है ये महिलाओं का होता है, ठीक है, महिलाओं वाला कप होता है। साथ ही साथ में उबेर के होता है थॉमस कप। तो जो थॉमस कप होता है वो पुरुषों के लिए होता है। दोनों ही एक साथ आयोजित होता है, दोनों ही एक ही संस्था द्वारा आयोजित कराया जाता है। बस अंतर यही है, उबेर कप जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है बैडमिंटन का, और जो थॉमस कप होता है ये पुरुषों के लिए होता है। तो उबेर कप चाइना ने जीता हुआ है। चाइना ने किसको हरा करके जीता है? चाइना ने जापान की टीम को हरा करके जीता हुआ है उबेर कप। और वहीं इंडोनेशिया की टीम ने जीता हुआ है थॉमस कप। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की टीम थॉमस कप 2000 जीती है, ठीक है, 2020 जीती है। चाइना ने 15वीं बार जीता है उबेर कप और वहीं इंडोनेशिया ने 14वीं बार जीता है थॉमस कप। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए आपको याद कैसे होगा, बहुत ही आसान तरीके से। इंडोनेशिया ने चाइना को हराया और चाइना ने जापान को हराया, ठीक है। जापान जो था ये पिछली विजेता थी उबेर कप की, और इधर चाइना जो है ये पिछली विजेता थी थॉमस कप की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए 3 ही नाम आपको याद रखने हैं 3 देशों के। चाइना ने जापान को हराया, इंडोनेशिया ने चाइना को हरा दिया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 71वें स्थान पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया 71वें स्थान पर आ गया है। टॉप पर कौन है? टॉप पर कई देश हैं दोस्तों, जैसे आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, अमेरिका। भारत को 57.2 का स्कोर मिला है और है 71वें स्थान पर। पड़ोसी देश में बात करें तो 75वें स्थान पर पाकिस्तान है, चाइना 34वें पर, बांग्लादेश है 84वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल ऐप लॉन्च किया? तो ट्रुथ सोशल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप अभी पिछले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये 45वें नंबर के थे। अभी जो बाइडेन जो है वो 46वें प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे। इन्होंने अपना ही एक अलग से सोशल मीडिया एप्लीकेशन और अपना एक अलग सी न्यूज एजेंसी चालू कर दिया है। कारण यह है कि इनको ट्विटर से, इनको फेसबुक से, इन सब जगहों से बैन कर दिया गया था, ठीक है, इलेक्शन के दौरान। तो इन्होंने उसी टाइम पर घोषणा की थी कि ये अपना सोशल मीडिया ऐप लाएंगे। तो इन्होंने लॉन्च किया है ट्रुथ सोशल नाम का एक सोशल मीडिया ऐप। क्लियर? और इनकी जो कंपनी है जिसने इसे डेवलप किया है, डिजाइन किया है, जो कि अब मीडिया का भी काम करेगी, वो है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया? तो भारत के 2 पूर्व खिलाड़ी जगावल श्रीनाथ और हरभजन सिंह, इन दोनों को दोस्तों एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। एमसीसी के द्वारा, ये देखिए, ये है जगावल श्रीनाथ और ये हैं हरभजन सिंह। तो इन दोनों पूर्व क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है इसमें। टोटल इस बार 18 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। ये 2 केवल भारतीय हैं इस बार जो एमसीसी के सदस्य में शामिल हुए हैं, सदस्यता में शामिल हुए हैं। हरभजन सिंह के बारे में बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए ये 417 विकेट लिए थे। तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज हैं भारत के लिए। जगावल श्रीनाथ आईसीसी के एलिट पैनल में मैच रेफरी और पूर्व भारतीय क्रिकेट के रूप में ये भूमिका अदा कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें दोस्तों इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अभी ये COP26 सम्मेलन हुआ और ये जलवायु परिवर्तन पर होता है। ग्लासगो में ये आयोजित कराया जा रहा है, 1 से 12 नवंबर के बीच में आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लिए। नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल होने के लिए 31 अक्टूबर को रवाना हुए। ग्लासगो स्कॉटलैंड में स्थित है, वहीं पर हो रहा है COP26। इससे पहले G20 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। G20 समिट कहां पर हुआ था? इटली में, इटली के रोम में हुआ इस बार वाला। अगला होगा इंडोनेशिया में, उसके बाद नंबर आएगा भारत का 2023 में।
तो नरेंद्र मोदी जी दोस्तों इस पे यूके के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे और OWOSOG लॉन्च करेंगे। OWOSOG के बारे में कई बार बता चुका हूं। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, दुनिया भर के लोगों को सोलर एनर्जी यूज करने के लिए एक ग्रिड के रूप में बनाना चाहता है भारत जैसे कुछ और भी देश हैं जो इस पर सहमति अपना जारी कर चुके हैं। तो COP26 जो सम्मेलन है दोस्तों ग्लासगो में आयोजित हुआ। अगला देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में कौन शामिल हुआ? तो पाकिस्तान तो बहुत पहले से ही शामिल था, वो तो आदी हो गया है इस बात का। ग्रे लिस्ट में नया जो देश शामिल हुआ है इस बार वो है तुर्की शामिल हो गया है। अब देखिए, तुर्की शामिल होने से पाकिस्तान को बाहर निकलने का रास्ता भी अब बंद हो गया है। कारण यह है कि जब भी वोटिंग हुआ करती थी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट जाने से यही बार बार बचा लिया करता था। तुर्की जो है ये पाकिस्तान के सपोर्ट में कर दिया करता था वोट, लेकिन इस बार तुर्की खुद चला गया है ग्रे लिस्ट में। तो अब पाकिस्तान पर अब की बार अगर डिमांड उठी ब्लैक लिस्ट में जाने से तो कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल इस बार बात करें तो पाकिस्तान और तुर्की के अलावा जॉर्डन और माली जैसे देश भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। FATF बोले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है ये दोस्तों दुनिया भर के एक ऐसे देशों का एक ग्रुप है, ऐसा समूह है, समझ लीजिए एक संगठन बनाया गया है ऐसे देशों के ग्रुप के द्वारा, जिसमें वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा देश ऐसा है जो टेरर फंडिंग को रोक नहीं पा रहा अपने देश में, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक पा रहा है, हवाला कारोबार, आतंकवाद, इन सब चीजों को अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इस हिसाब से 3 लिस्ट बनाई जाती है, ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। जिन देशों को ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है तो समझ लीजिए वहां पर 80 to 90% चांसेस है कि वहां पर दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो उनको लोन देने से मना कर देती हैं। बड़े बड़े जो देश हैं अपनी इंडस्ट्री वगैरह वहां पर लगाने से मना कर देते हैं। अगर वो देश ब्लैक लिस्टेड हो गया तब तो समझ लीजिए मामला हो गया खत्म। तब वहां पर ना कोई देश उनको देगा लोन या फिर ना कोई करेगा इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ ना ही कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको कोई लोन वगैरह देगी, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF वगैरह हुआ। तो यही स्थिति है पाकिस्तान की इकोनॉमी भी लगातार इसी वजह से गिरती जा रही है, कोई लोन वगैरह देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अभी सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन लोन देने के लिए कुछ कहा है, देखिए आगे क्या होता है। FATF के बारे में बात करते हैं। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष है मार्कस प्लेयर। अच्छा, एक बहुत बड़ा दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन और कल्चर को लेकर के दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। क्या आप कमेंट करके हमें बताओगे उनका क्या नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अध्यक्ष कौन है करंट टाइम पर, ये दोनों भी आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो फीफा की 2021 की नई रैंकिंग अभी जारी हुई है और इसमें भारत पहुंच गया है 106 स्थान पर। 106 स्थान पर फुटबॉल में भारत की रैंक हो गई है और यह हुआ है सुनील छेत्री की बदौलत। सुनील छेत्री की उनकी टीम ने उनकी कप्तानी में दोस्तों अभी एक SAFF चैंपियनशिप जीती थी। भारत ने नेपाल को हरा करके जीता था, 3-0 से हराया था। उसी का ये देखने को मिला एक इंप्रूवमेंट कि भारत की रैंक एक स्थान इंप्रूव हुई है और 106 स्थान पर आ गई है इस बार। बेल्जियम, ब्राजील ये वगैरह सब देश टॉप पर बने हुए हैं कई सालों से। फीफा के बारे में बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये दोस्तों फीफा का होता है फुल फॉर्म। 1904 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा के द्वारा 2022 का वर्ल्ड कप अभी होने वाला है, ये होगा कहां पर? कतर में। और महिलाओं वाला जो होगा वो 2023 में होगा। वो कहां पर होगा? वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो दोनों ही फीफा वर्ल्ड कप आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। इस योजना के तहत गरीब जो हैं, जो गांव के जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो इन तक दोस्तों जेनेरिक मेडिसिन पहुंचवाई जाएगी सस्ते दामों पर। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं तो वहां पर कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने ये योजना शुरू की है। जेनेरिक दवाएं बहुत ही सस्ती मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने इस्तीफे की घोषणा की? तो गीता गोपीनाथ जी दोस्तों बहुत बार मैं आपको बताया हूं IMF की ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने अब इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा है कि 2022 तक वो दे देंगी इस्तीफा अपने पद से। यहां पर रही गीता गोपीनाथ, नाम से ही आपको पता होगा ये किस देश की रहने वाली हैं, भारत की हैं। तो इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अब ये
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दोबारा से जाएंगी, वहां के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को संभालेंगी और आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पद से इस्तीफा दे देंगी 2022 में अभी। लेकिन आईएमएफ के बारे में बात करें, स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में, वर्ल्ड बैंक के साथ ही हुई थी। वहीं पर इसका भी हेडक्वार्टर है जहां पर वर्ल्ड बैंक का है, वाशिंगटन डीसी में, और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी वर्तमान में है अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदल करके अब रख दिया गया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन ये फैजाबाद जिले में था, फैजाबाद जिले का भी नाम बदला गया, अयोध्या किया गया और अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन भी कर दिया गया है। तो ये नाम चेंज हुआ है, याद रखिएगा। 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखने हैं दोस्तों, फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या किया गया है। दूसरा, फैजाबाद जो एयरपोर्ट था उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। ठीक है, इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज किया गया है और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो अयोध्या से आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, एक तो रेलवे स्टेशन, एक एयरपोर्ट और एक जिले का नाम। ठीक है, बाकी राज्यों से भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों तो बहुत ही खास चीजें हैं। उत्तर प्रदेश जीके भी मैं तैयार करवा रहा हूं आप लोग का यूपीपी कांस्टेबल बैच में, तो आप लोगों को यूपीपी कांस्टेबल बैच जरूर लेना चाहिए यूपी जीके को एटलीस्ट आपको तैयार करने के लिए, बहुत ही अच्छे से डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर उसमें सब कुछ बताया गया है, कौन सा नाम किसने कब बदला हुआ है। ठीक है, अगला, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को अभी हाल ही में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष ये 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है वो इंपॉर्टेंट है, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। थीम याद रखना है, थीम छोटी है, बिल्कुल फिट बैठ जाएगी ऑप्शन में, एग्जामिनर इसको जरूर रखेगा, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। पोलियो दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों जोनास साल्क की जयंती होती है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है और जोनास साल्क ने इसे विकसित किया था, इस वजह से इनकी जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 अक्टूबर को ही दोस्तों यूएनओ डे भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला क्वेश्चन, भारत की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो भारत की एक फिल्म है दोस्तों कुझांगल, जो कि तमिल फिल्म है, तो तमिल सिनेमा से आई हुई है और इसको नॉमिनेट किया गया है, इसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया है ऑस्कर में। ध्यान रखिएगा, अभी ये ऑस्कर में ये ऑफिशियल एंट्री के रूप में गई हुई है, अभी इसे मिला नहीं है। मिलेगा कब? जब इस अवार्ड की घोषणा होगी। इसकी घोषणा होगी 27 मार्च 2022 को लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो वहां पर जब 94वें एकेडमी अवार्ड की घोषणा होगी तो वहां पर पता चलेगा कि किसे कौन सा मिला। अभी तो सभी देश अपने अपने हिसाब से अपनी ऑफिशियल एंट्री भेज रहे हैं, तो कुझांकल इस बार के लिए भेजा गया है भारत की। पिछला बार पूछा जाए तो आप बताएंगे जल्लीकट्टू था, जल्लीकट्टू, ये भी दक्षिण भारत की ही मूवी थी, तो इसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया था। इसने भी अवार्ड नहीं जीता फिलहाल। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड, जिसे एकेडमी अवार्ड के रूप में जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म के क्षेत्र का होने वाला पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गरुण ऐप किसने लॉन्च किया? गरुण ऐप दोस्तों चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है गरुण ऐप। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये बीएलओ के लिए लॉन्च किया गया है। बीएलओ कौन होते हैं? बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं। जो बूथ होता है ना, जो वोटिंग बूथ होता है जहां पर लोग वोट करते हैं, वहां पर जो ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए, साथ ही साथ इलेक्शन के लाइव स्टेटस को देखने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग ने इसे लॉन्च किया है। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बताएं तो 324 में आर्टिकल 324 में कहा गया है भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। इसमें बताया गया है कि दोस्तों भारत में एक चुनाव आयोग होगा जो पूरी तरीके से एक स्वायत्त संस्था होगी, उस पर किसी का भी कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होगा। इसकी स्थापना दोस्तों हुई 1950 में, गठन किया गया था चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जी का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये नई नियुक्ति हुई है, अभी हाल फिलहाल में नए नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अशोक लवासा जी की जगह पर आए हैं। अशोक लवासा चले गए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अगला देखते हैं। कुशमैन पुरस्कार 2022 में चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने? तो पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है वो हैं डॉक्टर राजीव निगम। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं डॉक्टर राजीव निगम। तो इनको अभी कुशमैन फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है ये अवार्ड, तो इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। ये पहले भारतीय होंगे। गोवा के ये पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं सीएसआईआर के। सीएसआईआर बोले तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
तो इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब से 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा उड़ान दिवस। उड़ान दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों उड़ान तो योजना तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम सुने ही होंगे, उड़े देश का आम नागरिक। तो इस योजना के पहले डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए थे इस दिन 21 अक्टूबर को ही। तो इसी वजह से ये दिवस घोषित किया गया है। बहुत ही सक्सेसफुल योजना रही उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत किफायती दरों पर रीजनल दोस्तों हवाई यात्रा कराई जाती है। तो ये योजना जो लॉन्च की गई थी उड़ान दिवस, तो इसका पहला डॉक्यूमेंट 21 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया था। इस वजह से इस दिन को उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 2016 में ये योजना शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था देश भर के दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों जो रीजनल एरियाज हैं वहां से हवाई संपर्क बनाना। पिछले दिनों में भारत सरकार ने कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस की घोषणा कर रखी है जिनको हम लोग याद करेंगे। जैसे पराक्रम दिवस, ये मनाया जाता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर। समर्पण दिवस ये मनाया जाता है 11 फरवरी को, इसको भी घोषित किया गया अभी हाल ही में। तो इसको इसलिए मनाए जाने की घोषणा की गई क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि होती है 11 फरवरी को, तो उनकी पुण्यतिथि पर शुरू किया गया। भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को दोस्तों एथलेटिक्स में भारत को ओलंपिक में पहला मेडल मिला। किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने। तो पहले ओलंपिक मेडल की याद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस किया गया है, मनाए जाने की घोषणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2022 में कौन सी 2 नई टीमें शामिल हुई? तो अब आईपीएल 2022 जो होगा उसके लिए 2 और टीमें खेलेंगी, अहमदाबाद और लखनऊ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में हिंट दिया था, 2 नई टीमें खेलेंगी अब आईपीएल 15 में। टोटल अब टीमों की संख्या हो गई है 10। अभी तक जो आईपीएल होते थे उसमें 8 टीमें खेला करती थी, अब से 10 टीमें खेला करेंगी आईपीएल 15 से। तो 2 नई टीमें आई हुई हैं, लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें। ये दोनों टीमों के मालिक का नाम पूछा जा सकता है। तो लखनऊ टीम के मालिक हैं दोस्तों आरपी संजीव गोयनका ग्रुप से, 7090 करोड़ में इन्होंने खरीदा हुआ है। और अहमदाबाद टीम के मालिक हैं सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। क्लियर, 5625 करोड़ में ये टीम खरीदी हुई है इन्होंने। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल के इस बार के संस्करण की विजेता है, इसको आपको याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बैच की। देखिए इस बैच में खास बात क्या है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने एसएससी जीडी का हमारा बैच लिया हुआ था उनके लिए तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनको दोबारा से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो बार बार पैसे खर्च करें। तो जो लोग एसएससी जीडी का बैच लिए हुए हैं उनको ये फ्री में दिया जाएगा। दूसरी जो खास बात है वो है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो। इसमें हर एक सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो आपको मिलने वाली है। समय से पहले कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, आप हम पर भरोसा रखिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें नोट्स दिए जाएंगे डिटेल्स के साथ, साथ ही साथ हर एक चैप्टर की क्विज दी जाती है, जैसे कि हमारे बाकी कोर्सेज में भी आपको मिलते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर क्विज मिलता है, ना कि एक साथ दे दूं। एक साथ भी इसमें मॉक टेस्ट लाया जाएगा और अब तो 5 और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराने का मैंने आपसे वादा कर लिया है। करंट अफेयर की जो हमारी ई बुक आती है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी सभी लोगों को मंथली वाइज। इसके अलावा यूपी स्पेशल जीके क्लासेस और ई बुक भी आपको फ्री में दी जाने वाली है। पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा टाइम से पहले। आप खाकी बैच को ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो रिप्लाई आएगा और उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। दीपावली तक ऑफर उपलब्ध है ये, आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। अगला, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा किस राज्य में पैदा हुआ? तो ये पैदा हुआ दोस्तों गुजरात में। बन्नी भैंस ये बहुत ही दुधारू भैंस होती है टाइप की, गुजरात में होती है और इसके द्वारा इसकी एक पहली टेस्ट ट्यूब बछड़े को जन्म दिया गया है। टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि समझ लीजिए एक प्रकार से कृत्रिम रूप से। तो कृत्रिम रूप से गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में ये एक किसान के घर में हुआ। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ये बन्नी भैंस पाई जाती है, बहुत ही दुधारू नस्ल होती है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको 18 प्राप्तकर्ता भैंसों से 6 गर्भधारण स्थापित किए गए थे। आईवीएफ टेक्निक के माध्यम से ये बछड़ा पैदा किया गया है। क्लियर है बिल्कुल। और इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने में जेके ट्रस्ट जो कि एक एनजीओ है उसका सहारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रजनीकांत जी को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इमेज में आपको रजनीकांत दिख रहे हैं, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी वीडियो में आपको 3 बार बता चुका हूं। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को दिया गया था।
2018 के लिए यानी पिछला वाला बात करें तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। इस बार इनको मिला है 2019 के लिए। 2019 के लिए इसलिए क्योंकि 2020 और 21 में कोविड-19 के चलते दोस्तों अभी 2019 वाला ही दिया नहीं गया था, इस वजह से पहले 2019 के लिए दिया जा रहा है। अभी अनाउंसमेंट बाकी का नहीं हुआ है। गोल्डन लोटस दिया जाता है प्लस 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। रजनीकांत जी दोस्तों अपूर्व रंगांगल से डेब्यू किए थे। सन 2000 में पद्म भूषण और 2016 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। इनका निक नेम है थलाइवा। अच्छा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ दिया जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के इस बार 67वें 67th एडिशन की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर पूछी जाती हैं, बेस्ट एक्ट्रेस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। तो कंगना रनावत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाए हैं मनोज बाजपेयी और धनुष। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म चुनी गई है छिछोरे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। इसका अनावरण हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है, मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनके द्वारा किया गया है, जो कि भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के और खिलाड़ी तो थे ही। तो इनके द्वारा ये किया गया इसका उद्घाटन। ये दोस्तों एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इस बल्ले ने, इस बैट ने। दुनिया का सबसे बड़ा बैट है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल हो गया है। 56.1 फीट का ये है, 9 टन का वजन है, चिनार की लकड़ी से ये बना हुआ है। अगला, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है सिक्किम को। ये भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ ही दिया जाता है। तो सिक्किम राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे किसने लॉन्च किया? तो हूटे को लॉन्च किया दोस्तों रजनीकांत ने। ये इंडिया का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है हूटे, और इसमें आवाज दिया है रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने। ये जो है ये सौंदर्या है, ये रजनीकांत है। तो ये इंडिया का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप होने वाला है, और इसमें 1 से 60 सेकंड तक की ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजी जा सकती है। वॉइस चैटिंग एक प्रकार से की जा सकती है। ये 15 भारतीय भाषाओं को और 10 विदेशी भाषाओं को सपोर्ट करता है। अगला, सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र भारत का कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा गेल। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल एक महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा घोषणा की गई है कि ये भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने जा रही है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये बनाने जा रही है। जिससे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा तो एमिशन होगा नहीं, तो जिससे पर्यावरण को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो महारत्न कंपनी तो है ही, 1984 में स्थापित हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और अध्यक्ष हैं मनोज जैन। अच्छा, महारत्न कंपनी से याद आया, अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दोस्तों भारत की 11वीं महारत्न कंपनी चुनी गई है। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में 10 महारत्न कंपनियों में से कितनों के नाम आपको याद है, जरूर कोशिश करिएगा आप लिखने का। अगला, किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना शुरू की? तो दोस्तों गुजरात राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना शुरू की है। गुजरात के जो नए नए सीएम बनकर आए हुए हैं भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने लॉन्च की है ये योजना, गो ग्रीन योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जो गरीब होंगे, जो मजदूर होंगे, वो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहते हैं, खास करके ई बाइक लेना चाहते हैं, तो ई बाइक को खरीदने में सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा। 30,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी, जिससे ग्रीन को हरित वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ ने किया है दोस्तों। ये तो मैं आपको अभी शुरुआत में ही बताया था। अग्नि 5 जो है बैलिस्टिक मिसाइल, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कारण यह है कि इसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर के आसपास में है। तो इस वजह से ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 जो है सतह से सतह मार करती है, यानी सरफेस टू सरफेस अटैक करती है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में स्थित है, इसके द्वारा यहां से इसे लॉन्च किया गया है। 27 अक्टूबर को इसका परीक्षण किया गया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल है। ओके, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए दोस्तों। गैस फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, तेजी से फटाफट से आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं डिटेल्स के साथ, तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन, शौकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों उज्बेकिस्तान के एक बार फिर से प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव।
यहाँ पर जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं शौकत मिर्जियोयेव। इनकी पार्टी ने एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। ये पार्टी का नाम है उज्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद। ताशकंद तो आपको याद ही होगा, ताशकंद समझौता 1966 में दोस्तों हमारे वीर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक से यहाँ पर निधन हो गया था। उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ की मुद्रा है। अब्दुल्ला एरिपोव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला, गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो गोवा सरकार की पहल है स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल। ये महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए लॉन्च की गई है और इसमें दोस्तों 2 और फाउंडेशन का सहारा लिया गया है। एक तो SBI फाउंडेशन, एक यूवी कैन फाउंडेशन। यूवी कैन फाउंडेशन जो है ये युवराज सिंह की है। युवराज सिंह जो दोस्तों जो हैं ये क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। हालांकि ये संन्यास ले चुके हैं, लेकिन मैं आपकी आज की न्यूज बता रहा हूं कि इन्होंने घोषणा की है कि ये दोबारा से वापसी कर सकते हैं अगले साल तक। फिलहाल देखते हैं जो होता है। तो इनके एक फाउंडेशन यूवी कैन और SBI फाउंडेशन, इसने मिलकर के गोवा सरकार के साथ एक स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल शुरू की है। महिलाओं के स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच और जो अगर मरीज हैं तो उनकी निःशुल्क ट्रीटमेंट के लिए, फ्री ट्रीटमेंट के लिए। अगला, हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर हैं दोस्तों अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी ये इस बार भी टॉप पर है। इनमें बताया गया है कि अजीम प्रेमजी 9,700 करोड़ से ज्यादा 2021 में दान कर चुके हैं। विप्रो कंपनी से हैं ये, ठीक है। तो 9,700 करोड़ से ज्यादा ये दान कर चुके हैं 2021 में। यानी ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो 27 करोड़ के आसपास ये पर डे दान किए हुए हैं। सेकंड पोजीशन पर है शिव नादर, और शिव नादर कहाँ के हैं? HCL कंपनी से हैं, HCL। और थर्ड पर है मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी से हैं। तो यहाँ पर देखिए शिव नादर 1263 करोड़ रुपए दान किए हुए हैं और रिलायंस के 577 करोड़ दान करके थर्ड पर है मुकेश अंबानी। ये लिस्ट जारी की है हुरून इंडिया ने, एडलगिव हुरून इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष दोस्तों बन गए हैं विवेक देवराय। विवेक देवराय यहाँ पर देखिए इमेज में, आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है, एक बार से पुनर्गठन किया गया है और ये पुनर्गठन किया गया है दोस्तों 3 साल के बाद। 2017 में इससे पहले ये आर्थिक सलाहकार परिषद हुआ करता था। अब 7 सदस्यीय एक बार फिर से गठित किया गया है। इसमें विवेक देवराय जी जो हैं ये अध्यक्ष बनेंगे, यानी अध्यक्षता करेंगे। इसमें 7 सदस्य जब हैं तो बाकी के 6 सदस्य कौन कौन हैं? तो बाकी में है राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, TT राम मोहन, साजिद चिनाय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह। 2 साल की अवधि होगी, 2 साल के टेन्योर के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ओके, अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार नियुक्त किए गए थे। कौन? अमित खरे। इनका नाम आपको याद रखना है, बिहार से है। ओके, अगला देखते हैं, फेसबुक का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? फेसबुक ने अपने नए नाम की घोषणा कर दी है। अब इसका नया नाम होगा मेटा। मेटा नाम आया है मेटावर्स से। मेटावर्स जो होगा दोस्तों फेसबुक के अनुसार मेटावर्स जो है ये आगे का वर्चुअल एनवायरनमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। फ्यूचर यही है समझ लीजिए इसके अनुसार। तो ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए अपना नाम बदल रहा है। तो फेसबुक का नाम होगा मेटा। मेटा वर्ड लिया गया है बियॉन्ड नाम के ग्रीक शब्द से, जिसका मतलब होता है निर्माण के लिए हमेशा कुछ और था। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फाउंडर और CEO है मार्क जकरबर्ग। अगला, हाल ही में किस देश ने पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जारी किया है पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट। ये क्या होगा? ये दोस्तों उनके लिए होगा जो अपना जेंडर ना तो मेल बताते हैं ना तो फीमेल बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो, नॉन बाइनरी हो, इंटरसेक्स हो, ऐसे लोगों के लिए भी अब पासपोर्ट होगा अमेरिका में। इसके लिए एप्लीकेशन आने शुरू हो गए हैं। अमेरिका 2022 से इशू करना शुरू कर देगा। तो अमेरिका ने पहला एक्स जेंडर पासपोर्ट जारी किया है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आई थी, इसमें दोस्तों जापान और सिंगापुर ये दोनों टॉप पर है संयुक्त रूप से। भारत की रैंक 90वीं है इस बार, ये आपको याद रखना है। अगला, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल यूनिटी डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को ही 1875 में। तो जयंती के रूप में हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इनके सम्मान में दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है गुजरात के केवड़िया में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर की ऊंचाई वाली मूर्ति है। और ये दोस्तों राम वी सुतार ने बनाया है। राम वी सुतार ये मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार का नाम याद रखना है
रामबीर सुतार, ये पूछा गया एग्जाम में। L&T कंपनी ने बनाया है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। 3000 करोड़ की लागत आई हुई है, 3000 करोड़ की लागत आई हुई। ये चीजें मैं आपका रिवीजन लगातार करवा रहा हूं इसलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे जरूर। एक क्वेश्चन और बनता है कि बरडोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई, तो बरडोली की महिलाओं के द्वारा दी गई है, इसको याद रखना है। ये देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दोस्तों टॉप पर है कर्नाटक। इस बार कर्नाटक आ गया है टॉप पर, यानी डी ऑप्शन जो होगा ये आपका होगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए कर्नाटक इस बार आ गया है टॉप पर 70 स्कोर के साथ। पिछली बार था राजस्थान टॉप पर, इस बार राजस्थान दूसरे स्थान पर आ गया है। थर्ड पर है हरियाणा, ठीक है, ये टॉप 10 की लिस्ट आपको शो हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में मिशन समुद्रयान दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। ये कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर हैं दोस्तों, ये भारतीय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं भारत के केंद्रीय। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है समुद्रयान। समुद्रयान से क्या होगा? जैसे आपने चंद्रयान सुना, तो चंद्रयान जो था चंद्रमा पर भेजा गया। मंगलयान सुना आपने, मंगलयान जो था वो मंगल पर भेजा गया। ऐसे ही अब है समुद्रयान। समुद्रयान जो होगा ये समुद्र में जाएगा रिसर्च वगैरह करने के लिए, बहुत ही ज्यादा गहराइयों में, 1000 से 5500 मीटर की समुद्र की गहराइयों में ये जाएगा और जो एक्सप्लोरेशन करेगा उन नॉन लिविंग रिसोर्सेज की, ठीक है, जो समुद्र की गहराइयों में स्थित होते हैं। तो भारत भी अब अंडर वाटर व्हीकल्स वाले ऐसे देशों में शामिल हो गया है जो ऐसा पहले से करते आए हैं, जैसे अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, जापान, इन सब की लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है एक प्रकार से इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन, किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने यह अवार्ड दिया हुआ है दिल्ली मेट्रो को। इस अवार्ड का नाम है सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल। तो इसका पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 14वें गतिशीलता भारत सम्मेलन में दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी जी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। डीएमआरसी के बारे में बात करें तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी। भारत की दूसरी मेट्रो रेल सेवा थी। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा 1984 में कोलकाता मेट्रो के रूप में शुरू हुई थी। डॉक्टर मंगू सिंह वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीएमआरसी के, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के। दिल्ली मेट्रो ही दोस्तों भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था अभी कुछ ही महीनों पहले। और अगर अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा ये कोलकाता में शुरू की गई है। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट और याद रखेंगे, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ई श्रीधरन को। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब हम लोग डे एंड थीम को रिवाइज करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर, पुस्तकें, लेखक और सैन्याभ्यास को रिवीजन करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अभी जाइएगा मत। सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, खाकी बैच आया हुआ है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। दीपावली का खास ऑफर चल रहा है, इसका आप फायदा जरूर उठाइए। ठीक है, तो चलिए डे एंड थीम का हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि कहें सीनियर सिटीजन डे जो है दोस्तों, इसकी थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। 8 अक्टूबर 2 से 8 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो है नभा स्पृशम दीप्तम। ठीक है। 9 अक्टूबर को दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जिसकी थीम थी इस बार इनोवेट टू रिकवर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी कंज्यूमर इज द के टू सर्कुलर इकोनॉमी। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया गया और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर। हालांकि विश्व सांख्यिकी दिवस जो होता है ये 5-5 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, तो 2020 में मनाया गया था, अब 2025 में मनाया जाएगा, लेकिन 20 अक्टूबर को ही पड़ता है।
उड़ान दिवस की इस बार पहली बार घोषणा हुई है, तो उड़ान दिवस अब से मनाया जाएगा 21 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। विश्व पोलियो दिवस की थीम आपको याद रखनी है, दोबारा से बता रहा हूं, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया, 2005 से मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को दोस्तों दो इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, एक तो नेशनल यूनिटी डे या कहीं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और एक विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटी डे भी आप याद रखेंगे, 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर्स की। पिछले दिनों में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर चर्चे में रहे, जैसे भाई मनोज बाजपेयी जी को फ्लोबिस नियो बैंक का बनाया गया है, ठीक है, ये माई बिल बुक का ही है, माई बिल बुक जो है ऐप उसी का है, ठीक है। कॉइन डीसीएक्स के फ्यूचर्स यही है अभियान के कैंपेन के बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। कोका कोला इंडिया ने विस्तार दिया है सौरभ गांगुली को एक बार फिर से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। विराट कोहली को फायरबोल्ट ने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। कॉइन स्विच कुबेर के रणवीर सिंह बनाए गए हैं। रणवीर सिंह को ही दोस्तों एनबीए इंडिया ने भी बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन को भी कॉइन डीसीएक्स का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ये भी इसी कैंपेन को करेंगे प्रमोट, ठीक है, आयुष्मान खुराना के साथ। अमृतांजन हेल्थ केयर ने मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मानधना को बनाया। नीरज चोपड़ा ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टाटा एआईआई लाइफ इंश्योरेंस के। मीराबाई चानू स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। और कंगना रनावत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओडीओपी योजना, भारत की उत्तर प्रदेश राज्य की जो योजना है, बहुत चर्चित योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनाई गई हैं। क्लियर बिल्कुल। अब बात करेंगे कुछ पुस्तक और उनके लेखकों की, फटाफट से रिवीजन करते रहिए। इंदिरा नोई की नई पुस्तक अनाउंस हुई है, ये लॉन्च हुई है, माई लाइफ इन फुल। इंदिरा नोई ये पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं। अमिताभ घोष ने जंगलनामा नाम का ऑडियो बुक लॉन्च किया और अमिताभ घोष की ही पुस्तक आई थी, एक कौन सी, द नटमक्कर्स। इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव ने लॉन्च किया। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे, इन्होंने लॉन्च किया। क्वेस्ट फॉर स्टेबल अफगानिस्तान, ये सुजीत सरकार ने लॉन्च किया। सर सैयद अहमद खान, ये पुस्तक लॉन्च की प्रोफेसर सैयद सैफी किदवई ने। एक्चुअली आई मेट देम, ये गुलजार साहब की पुस्तक है। स्टार्स इन माई स्काई, ये दिव्या दत्ता जो कि एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, इनकी ये पुस्तक लॉन्च हुई है। वी.एस. श्रीनिवासन ने द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नाम की एक बुक लॉन्च की है। और रस्किन बॉन्ड, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, इन्होंने राइटिंग फॉर माई लाइफ नाम की पुस्तक लॉन्च की है। चिदानंद राजगट्टा ने लॉन्च की है कमला हैरिस फेनोमेनल विमेन नाम की पुस्तक। ओके, अब लास्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे सैन्याभ्यास को। असेंडेक्स समुद्री अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, यहीं से आप याद करेंगे। असेंडेक्स में AUS से मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND से मतलब इंडिया और EX के मतलब एक्सरसाइज, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज। इस बार ये चौथा संस्करण था। सूर्य किरण 4 ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 15वां संस्करण था इस बार का। समुद्र शक्ति और मित्र शक्ति दोनों याद रखना है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में होता है और मित्र शक्ति जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो हुआ था वो जकार्ता में हुआ था और भारत और श्रीलंका के बीच में जो हुआ वो श्रीलंका में ही हुआ। अजय वारियर्स ये भारत और यूके के बीच में होता है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। चौपाटिया उत्तराखंड में हुआ। अभी हाल ही में दोस्तों मालाबार सैन्याभ्यास का दूसरा स्टेज भी इसी महीने में आयोजित हुआ। मालाबार जो होता है ये प्रत्येक वर्ष 2 स्टेज में आयोजित कराया जाता है। तो इस वर्ष वाला जो था पहला स्टेज फिलीपीन सागर में आयोजित हुआ, दूसरा स्टेज जो था ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। मालाबार में जो हमारे क्वाड, जो पहला वाला क्वाड ग्रुप है उसके सभी सदस्य हैं, जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है। भारत अब दूसरे भी क्वाड ग्रुप की घोषणा कर चुका है, इसको मैंने इसी वीडियो में बताया आपको। एक्स मिलन अभ्यास भारतीय नौसेना के बीच में हुआ, तो विशाखापत्तनम में हुआ, ये एक एक्सरसाइज है रीजनल। युद्ध अभ्यास 2021 नाम का अभ्यास दोस्तों ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है। अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। संयुक्त सागर अभ्यास ये रूस और चाइना के बीच में हुआ है। ज्वाइंट सी एक्सरसाइज कह सकते हैं हम लोग, ये पीटर द ग्रेट नाम का एक रसिया में स्थित है, तो वहां पर ये आइलैंड पर ये आयोजित हुआ है, जापान सागर में स्थित, ठीक है, रसिया और चाइना के बीच में। क्लियर। तो ये तो थी दोस्तों इस मंथ की कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और आप करोगे लाइक। अगर आपने नहीं लाइक किया है तो लाइक कीजिए। यूपीएसआई एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो गई है, तो ऐसे में मॉक टेस्ट तो आपको जरूरत है ही, तो आप 10 फुल मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्काउंट भी है, ये प्राइस मत पे करना, यूपीएसआई 10 कूपन कोड यूज करना, आपको मिलेगा डिस्काउंट।
एमजेटी ऐप पर जाइएगा, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर के मॉक टेस्ट, ई बुक, कोर्सेज, क्विजेज फ्री में, फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।